सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज से हम लोग अपना डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ को पुनः एक बार पढ़ने वाले हैं, है ना। और बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज पहला चैप्टर जो आपके बुक में है वो है प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की अवधारणा। और ये समझ लीजिए मैथ का बिल्कुल बेसिक चैप्टर होता है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में और बोर्ड मॉस में सारे रूल यहाँ के फॉलो करेंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक वॉच करना है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो भी पेपर में आया है वो भी बताऊंगा और जो आ सकता है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के संग, क्योंकि आपके सहयोग से ही क्लासें चल सकेंगी। आप भी थोड़ा सहयोग करिए, मैं भी सहयोग करूंगा और चीज़ें बिल्कुल अच्छे से चलेंगी। ओके ना मेरे दोस्त। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो ये संख्या है ये एक्चुअल में इसका क्या यूज है। मैथ में ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें इस संख्या की आवश्यकता हुई। तो देखो मैथ वैसे इस चीज़ का आपके ना सिलेबस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। जिससे मैं आपसे कह दूँ कि वो कितनी चीज़ हैं तो आप काउंट करके बताते ना 1 2 3। आप ऐसे तो बताओगे नहीं कि कुछ है या ऐसा है या इतना है या इतना है। तो इन चीज़ों की क्वांटिटी को फिक्स करने के लिए गणितज्ञ लोगों ने ही नंबर की खोज की और नंबरों को कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो जिसमें पहला नंबर आपका आता है, सबसे फर्स्ट नंबर आता है, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब जैसा नाम वैसा काम। प्राकृतिक संख्या है जब जो बच्चा छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग कभी ये नहीं सिखाते हैं कि जीरो, हम कभी ये नहीं बताते उसको कि ये चीज़ जीरो है या ये चीज़ जीरो है। हम उसको क्या बताते हैं, वो एक है, वो दो है, वो तीन है। ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है, वो हमें प्रकृति से मिली है। तो हम प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ करते हैं? एक से करते हैं। यानी वह संख्याएं जो एक से लेकर कहाँ तक जाती हैं, एक से लेकर हम जहाँ तक गिन सकते हैं यानी अनंत तक, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी एक से लेकर अनंत तक के बीच में जो भी नंबर आएंगे सारे नंबर नेचुरल नंबर में काउंट किए जाएंगे। ठीक बात। दूसरा, अब प्राकृतिक संख्याओं में कुछ कमी थी, उन कमी को ही पूर्ण करने के लिए हमें पूर्ण संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। तो प्राकृतिक के बाद आ गया आपका पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होता है? तो देखो, जो प्राकृतिक संख्याओं में कमी थी उस कमी को पूरा किसने किया? जीरो ने। तो जीरो लग गया, इन संख्याओं के आगे हमने जीरो लगा दिया तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। आपसे कोई पूछेगा पूर्ण संख्याएं क्या हैं, तो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक बात। अच्छा, अब तीसरा एक शब्द आता है, ये बहुत लॉजिकल शब्द है, इसको बोलते हैं पूर्णांक और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है? देखो, आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में। संख्या रेखा में क्या होता था कि बीच में जीरो होता था और अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरे सामने, मान लिया मेरे सामने जीरो है, तो मेरे राइट हैंड पर धनात्मक संख्याएं और मेरे लेफ्ट हैंड पर ऋणात्मक संख्याएं। यानी इधर धनात्मक तो ये 1 2 और 3 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। और बिल्कुल इधर भी हम ऐसे आएंगे तो ये भी हो जाएगा -1 -2 -3, यानी ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक जाएगा। तो पूर्णांक की मैं परिभाषा अगर आपसे जानना चाहूँ तो पूर्णांक की परिभाषा आप अपने शब्दों में कैसे व्यक्त करोगे? तो कुछ इस तरीके से व्यक्त करोगे कि माइनस ऋणात्मक से लेकर प्लस ऋणात्मक के बीच की सारी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक कहते हैं। -3 यानी कि यहाँ से -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यहाँ जितनी संख्याएं इन सब के बीच में आएंगी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। अब कुछ लोगों को डाउट होता है, क्या डाउट होता है मैं एग्जाम्पल से आपको बताए दे रहा हूँ, ज़रा आप हमें इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करना। मैंने कहा -9 बड़ा है कि -5 बड़ा है?
कि माइनस के 1 बड़ा है। इन सब को आपको बताना है। इन 3 संख्याएं मैंने लिख दी, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? -9 है, -5 है या -1 है? कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो यहाँ पर 9, देखो ये दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है कि किसी संख्या में 9 की कमी, किसी चीज़ में 9 की कमी, और ये दर्शाता है किसी चीज़ में 5 की कमी, ये दर्शाता है किसी चीज़ में 1 की कमी। तो यहाँ जो -1 है ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ी नंबर, और -9 जो है ये सबसे छोटा नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, और जो ये 5 है ये मध्य का नंबर यानी मिडिल टर्म हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे ये हो जाता है, हमें प्रूव करके बताओ। हमने कहा ठीक है, हमने कहा हमने एक नंबर ले लिया, हमने एक नंबर ले लिया 30, हमने 30, अब इनको हम इस संख्या से हम इन संख्याओं को घटाएंगे। अगर हम एक बार -9 घटा दें तो ये बच जाएगा 21। ये कितना बच जाएगा मेरे दोस्त? ये बच जाएगा 21। और इसी संख्या से अगर हम 5 को कम कर दें तो ये क्या बच जाएगा? 25 बच जाएगा। देन इसी संख्या को अगर मैं इसी संख्या में अगर मैं 1 को कम कर दूं तो क्या बचेगा? 29 बचेगा। तो आप अपनी प्यारी प्यारी आँखों से ये बात देखकर बता सकते हो कि यहाँ 21 सबसे छोटी है, 25 आपका मध्य में है और 29 आपका सबसे बड़ा है। यानी हम सीधा सा बात ये कह सकते हैं कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, और माइनस की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये दर्शाता है किसी चीज़ में कितने की कमी है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा -1 बड़ा कि -9 बड़ा, तो आपका उत्तर आएगा कि जी सर -1 बड़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके विकल्पों में बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आई होप अब आज से आप कभी नहीं गलत करोगे। सेम संख्या से मैंने लेकर घटा के आपको बता दिया है। अब हम पहुंचते हैं पूर्णांक के बाद रेशनल नंबर, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक बात ना? ओके, चलो अब हम बात करेंगे चौथा जो आता है हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ये चीज़ आपको नहीं पता तो आप नोट कर लो, आपके मैथ में एक क्रांति लाएगी ये चीज़ जो आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा। ठीक बात ना? चलो 4 नंबर आता है रेशनल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या से अच्छी तरीके से सब लोग वाकिफ हो कि ये परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कहोगे सर ये P/Q कौन सी बला है? तो जो P के स्थान पर चीज़ होगी या संख्या होगी उसको हम अंश कहते हैं, और जो Q के स्थान पर संख्या होगी उसको हम हर कहते हैं। यहाँ पर Q यानी कि हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर हर 0 हो गया तो उसका नाम अपरिभाषित यानी उसका मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे अगर कह दूं तो मैंने कहा 2/3 ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। मैंने कहा 5/2 ये भी परिमेय संख्या। ऐसे करके कई सारी परिमेय संख्या बन सकती हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। ठीक है ना? अच्छा, अब हम 5 नंबर बात करते हैं, वो होता हमारा अपरिमेय संख्या। इनको हम इनरेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट ही क्या होता है? अपरिमेय संख्या यानी हम इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हम इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अब कैसे हम नहीं लिख सकते हैं तो उस बात को मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा √3, अब √3 आपकी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मैंने कहा √2 क्या है? एक आपकी अपरिमेय संख्या है। हमने कहा √5 ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कहोगे सर कैसे अपरिमेय संख्या है, हमें नहीं समझ आ रहा। हमने कहा ठीक बात, जरा इधर देखो, ये जो रूट लगा होता है ये रूट, इसका एक्चुअल मतलब पता
पता क्या होता है, इसका मतलब होता है इसके अंदर जो संख्या है उसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। जो इस रूट के अंदर संख्या होगी उसका हमें स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो कि दो दो के जोड़े बनाते हैं, हम पेयर बनाते हैं दो दो के। अगर दो दो का पेयर बन गया उसके गुणनखंड में तो वह संख्या हमारी बाहर आ जाएगी। अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं तो देखो, जैसे मैंने कहा √4, अब √4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इसको 2 × 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √4 को हमने 2 × 2 के फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखो 2 के क्या एक पेयर बन गया ना, अब 2 का एक पेयर बन गया तो इस 2 को हम रूट के बाहर लिख लेंगे। जब भी कभी पेयर बन जाता है तो वो संख्या बाहर आ जाएगी एज इट इज़। तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक पूर्णांक है, यह एक प्राकृतिक संख्या है, यह एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर अगर आप √3 को देखोगे तो √3 का ऐसा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता जिसके 2 सेम फैक्टर बन जाएं। अगर आप इसको 1 × 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 × 1 करोगे, कुछ भी कर लो इसके सेम पेयर नहीं बनेंगे। ये सारी संख्या रूट के 7 भी होता है, पाई भी हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है मेरे दोस्त, जो पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7। अब ये जो 22/7 है, अगर मैं पाई की बात करता हूँ, ये स्पेशल पाई, ये एक क्या है, ये एक इनरेशनल नंबर है, यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं 22/7 जो कि पाई की का है वैल्यू है, मान है, इसको अगर मैं बोलूँ तो इसका मान क्या होता है, एक अपरिमेय नहीं होता, एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो अब देखो ये पेपर में क्वेश्चन आया था, शायद हम बता रहे हैं 2019 में, मे बी हमें याद नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन 2019 में आया था शायद। आपको पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था निम्न में से अपरिमेय संख्या है। उसमें 22/7 भी ऑप्शन में दिया गया था, पाई आर भी ऑप्शन में दिया गया था। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने 22/7 को टिक किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाई आर का मान 22/7 कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। तो अपरिमेय क्या है, पाई आर। पाई आर एक अपरिमेय संख्या है और जो पाई आर का मान है वो एक परिमेय संख्या है। बोलो क्या इतनी बात क्लियर? बोलो चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना, ठीक बात। अब देखो हम आगे देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं तो उसको हम ज़रा देखेंगे। वो हमारी विषम संख्याओं का थोड़ा सा संतुलित रूप होता है। प्राइम नंबर यानी कि ऑड नंबर का थोड़ा सा मुड़ा हुआ रूप ही हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर की, यानी अभाज्य संख्या। एक हम देखो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को हम साथ में पढ़ेंगे तो हमें मज़ा आएगा। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है ना। अब अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या है, थोड़ा सा हम चीज़ें समझते हैं। अभाज्य का मतलब क्या होता है, यानी वह संख्या जो स्वयं से, स्वयं का मतलब सेल्फ से, खुद से, स्वयं से और किससे, एक से, वे संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम, उन्हीं को हम प्राइम नंबर कहते हैं, उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, वही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं तो ये संख्या स्वयं और एक के सिवा किसी एक और संख्या से भी कट सकती हैं। ये स्वयं से भी कटेंगी, ठीक बात, ये एक से भी कटेंगी, ठीक बात। देन ये क्या होता है, किसी और नंबर से भी डिवाइड होती हैं, किसी और संख्या से भी क्या होता है, विभाजित होती हैं। आपको कि सर हमें कन्फ्यूजन है, हम कैसे परिभाषित करेंगे इसको। हमने कहा ठीक है, देखो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं, हमने कहा यहाँ पर 2 है, ठीक है, हमने यहाँ एग्जाम्पल कह दिया, हमने कहा यहाँ पर मैंने कह दिया कि मान लिया 6 है, ठीक है। अब देखो ये 2 संख्या किससे किससे भाग जाएगा,
तो 2 अगर मैं देखूं तो 2 को हम 1 से भी भाग कर सकते हैं, 2 बार में चला जाएगा, और इसी 2 को मैं 2 से भी भाग करता हूं, 1 बार में चला जाएगा। क्या अब मैं 2 को किसी भी संख्या से भाग कर सकता हूं कि पूर्णतः विभाजित हो जाए? नहीं। तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। तो आप देखो, एक तो स्वयं से विभाजित हुई है और एक 1 से विभाजित हुई है। तो वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दे दूं, मैंने कहा 11। अब 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। कैसे? क्योंकि इसको मैं अगर 1 से भाग करूँगा तो भी ये क्या हो जाएगा? 11 बार में चला जाएगा। अगर इसको मैं 11 से भाग करूँगा तो 1 बार में चला जाएगा। लेकिन ऐसा और कोई नंबर है जो 11 को विभाजित कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल में यहाँ 6 की बात करता हूँ तो 6 को मैं 1 से विभाजित करूँगा तो 6 बार में चला जाएगा। ठीक है। अब 6 को मैं 3 से भी विभाजित कर सकता हूँ, 2 बार में चला जाएगा। अब 6 को मैं 2 से भी विभाजित करता हूँ, 3 बार में चला जाएगा। और 6 से मैं 6 को भी भाग कर सकता हूँ 1 बार में। तो आप देख पा रहे होंगे कि संख्या 1 से भी विभाजित है, संख्या 3 से भी विभाजित है, संख्या 2 से भी विभाजित है, संख्या 6 से भी विभाजित है। यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं के साथ साथ 1 के सिवा और भी संख्याओं से विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। अच्छा, मैंने आपसे पूछा, यहाँ पर मैंने लिखा है 9। ये बताओ 9 क्या है? एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? ये 9 क्या है? एक भाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या? तो जो भी मन में सोच रहे हैं कि 9 हमारी एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप 9 को देखोगे तो इसको 1 से काटोगे तो 9 बार में कट जाएगा। 9 को आप 3 से भी काट सकते हो 3 बार में, और 9 को आप 9 से भी काट सकते हो 1 बार में। यानी 1 से और स्वयं के साथ साथ यह एक नंबर और से भी डिवाइड है, इसीलिए 9 क्या है? हमारी एक भाज्य संख्या बन जाती है। ठीक बात ना? ये क्या बन जाती है? एक भाज्य संख्या बन जाती है। बोलो, चीज़ें क्लियर हो गई हैं? अब एक क्वेश्चन सुनो जो काफ़ी बार मतलब कि ना एक्सट्रीम लेवल तक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने कहा सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। और सुनो, मैंने आपको थोड़ा सा आसान कर दिया ऑप्शन देकर। हमने कहा 0 है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 1, एंड थर्ड ऑप्शन मैंने कहा है 2, एंड फोर्थ ऑप्शन मैंने कहा 3। कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? ज़रा हमें बताओ। 0 होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, कि 1 होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, कि 2 होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, कि 3 होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? इनमें से क्या कोई हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी? ज़रा आप गौर करो, नहीं होगी। क्योंकि हमने पूछा है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हमने पूछा है। अगर मैं प्राइम नंबर पूछता तो उत्तर आ जाता 2। भाज्य संख्या पूछा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? हम 1 को भाज्य संख्या में कंसीडर नहीं करते हैं। 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती हैं, 3 हमारी उससे बड़ी होती है भाज्य संख्या, और हम 4 पे आ जाते हैं तो 4 क्या हो जाता है? हमारा एक भाज्य संख्या हो जाता। लेकिन हम 4 पर भी 100% श्योर नहीं कह सकते कि ये हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती हैं, क्योंकि ये माइनस में भी तो चली जाएंगी। ठीक बात ना? तो भाज्य संख्या में हम नहीं कह सकते सबसे छोटी कौन सी होती है, लेकिन अगर अभाज्य में पूछेगा तो हम सीधे तौर पे कहेंगे कि 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर है? क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? हम थोड़ा सा अब आगे को पहुँचते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्या आपकी समझ में आ गई हैं? ठीक है ना भाई? चलिए, अब हम कहाँ पहुँचते हैं? थोड़ा सा आगे पहुँचते हैं, और अब हम परिमेय संख्याओं की अवधारणा के ऊपर बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। उन सारी बातों को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त? चलो देखो, अब हेडिंग आप अपनी कॉपी में लगा सकते हो कि परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव।
परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव। देखिए ये बहुत कॉमन सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो आपकी सीरीज चलेगी ना, जो ये सीरीज इस टाइम चलेगी, ये सीरीज आपको मैथ में बहुत कुछ सिखाएगी। जिनको मैथ मतलब जो मैथ में पूरा 0 बटा सन्नाटा है, वो भी मैथ में अच्छे मतलब 25/25 का स्कोर 100% करेंगे। भाई साहब आकर लिखवा कर ले जा सकते हो, 25/25 करोगे। लेकिन एक ही काम करना पड़ेगा, डेली 8 बजे आपको क्लास अटेंड करनी है। जो चीज़ आपको ना आए उस चीज़ के नोट्स बना लो बढ़िया, 10 रुपये की कापी लेकर, महंगी वाली 10 रुपये की, जो सबसे महंगी मतलब 10 रुपये से बड़ी कोई रकम नहीं होती ना, तो उससे महंगी कापी कोई आ ही नहीं सकती, तो वो कापी आप ले सकते हो। उसमें आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। जो नहीं आता वो चीज़ को लिखना, और आप उनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, ये मानिए फिर आप कभी उन चीज़ को भूलोगे नहीं। ठीक, अब हम एग्जाम्पल से इसको सॉल्व कराते हैं। हमने कहा 1/2 प्लस में 3/4 प्लस में 5/6 प्लस में या माइनस में कर देते हैं, माइनस में 12/18 को हल करो। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या प्रोसेस है, माइनस प्लस प्लस ये चीज़ें हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं कह दूं कि इनका लासा कितना होगा, इनका लासा क्यों लासा निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि हर बराबर होने चाहिए, हर हमको बराबर करना है। अगर नहीं बराबर हैं तो हम बराबर करेंगे, अगर बराबर हैं तो जय माता दी, तो हमारा काम हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हरों का हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो कि सेकंड चैप्टर है आपके पाठ में, सिलेबस में। अब हम 2, 4, 6 और 18 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, क्या इसका एलसीएम 36 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 2, 4, 6 और 18 का अगर मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 36। अब हमें हर को 36 बनाना है। 2 को 36 बनाने के लिए किससे गुणा कराएंगे, तो आप कहोगे सर 18 दूना 36। जब भी कभी आप नीचे में किसी चीज़ की छेड़खानी करोगे तो ऊपर हो जाएगा, यानी 18 यहाँ भी हो जाएगा। 4 को 36 बनाने के लिए 9 से नीचे इंटू कर देंगे तो 9 से ऊपर भी इंटू हो जाएगा। 6 को 36 बनाने के लिए 6 से नीचे इंटू करेंगे तो 6 से ऊपर भी हो जाएगा। 18 को 36 बनाने के लिए 2 से नीचे करेंगे तो 2 से ऊपर भी हो जाएगा। देखो 18 दूना 36, 9 चौके 36, 6 चौके 36, 18 दूना 36, सारे हर इक्वल हो गए। तो अब ये ऊपर हो जाएगा 18/36 प्लस हो जाएगा 27/36 और प्लस हो जाएगा 30/36 और माइनस में क्या आ जाएगा 24/36। अब हमको पता है जब सारे हर बराबर हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, एक हर को हम ले लेते हैं, एक हर को ले लेना, ऐसे लिखना है आपको अगर नहीं पता है तो। एक हर को हम ले लेते हैं, एक हर को लेंगे तो पूरा टोटल हमारा 36 एक आ जाएगा। ऊपर जो भी आपका बचा है वो सब लिख लीजिए, यानी ऊपर क्या बचा है 18 प्लस में 27 प्लस में 30, देन माइनस में क्या बचा है 24 बचा है। अब इनको आप सॉल्व कर लो, जोड़ो, तो जोड़ोगे देखो 7 7 14, 14 1 15, 15 के 5 कैरी 1 आ गया, ये हो गया 3 2 5 1 6, 6 1 7, 75 माइनस 24 और डिवाइडेड बाई 36। फिर से देखो 30 20 50 10 60, 60 8 68 2 70 5 75 माइनस 24/36। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 7 में से 2 जाएगा तो 1, 51/36। अब क्या ये ऐसी संख्या खोजो जो इनको हल कर दे। कोई ऐसी संख्या है जो इनको सॉल्व कर दे? बिल्कुल 3 से, 3 1 कम 3, 3 7 21, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। उत्तर कितना आ गया 17/12 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। कितना आएगा 17/12 इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। कितना 17/12। क्या चीज़ें क्लियर है मेरे दोस्त? इसको कहते हैं परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव। ऐसे हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं, ठीक बात ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याओं का भाग। अब परिमेय संख्याओं का भाग देखेंगे।
क्या हम परिमेय संख्याओं के भाग को कैसे लगा सकते हैं, उस चीज़ को समझेंगे। और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका जवाब हमें कितने लोग दे सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन आपको दे दिया, ये हमने कहा 1000 भागे 2 भागे मैंने कह दिया 4 और भागे कह दिया 5 का उत्तर बताओ। इसका उत्तर कितने लोग बता सकते हैं, इसका उत्तर क्या आएगा, कितने लोग बता सकते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें परिमेय संख्याओं के भाग को पढ़ना पड़ेगा। किस लिए पढ़ना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस पॉइंट को लिख लेना। ये पॉइंट बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि हम सभी संख्याओं के नीचे एक मान सकते हैं। सभी संख्याओं के नीचे क्या सकते हैं, नीचे एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझें, x मान सकते हैं, सॉरी एक मान सकते हैं, x नहीं एक मान सकते हैं, ऐसी बात गणित में होती है। तो जब हम सभी संख्याओं के नीचे एक मान सकते हैं तो इसको हम 1000/1 कह सकते हैं, इसको 2/1, इसको 4/1, इसको 5/1 कह सकते हैं। अब जो पहला नंबर है उस नंबर को आप एज इट इज़ लिखना है आपको। हमने एज इट इज़ लिख दिया। जहाँ जहाँ भाग का चिन्ह लगा है वहाँ वहाँ गुणे का चिन्ह लगा दिया हमने। जो ये 2/1 था इसको पलट दो, ये 1/2 हो जाएगा। ये जो 4/1 था इसको पलट दो, 1/4 हो जाएगा। ये 5/1 था तो ये 1/5 हो जाएगा। और ये 1000/1 हमारा ऐसे था। अब ये भाग से किस में आ गया, गुणा में। और अब एक पॉइंट और लिखो कि जब गुणा में चीज़ें होती हैं, गुणा में हम तिरछा काट सकते हैं। गुणा में तिरछा यानी कि तिर्यक काट सकते हैं। कुछ भी अगर सॉल्व हो रहा है तिरछा में तो हम उसको काट सकते हैं। कैसे? देखो 2 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 2 पंजे 10, 500 बार में। अगर मैं 5 से इसको काटूं तो ये 100 बार में। और 4 से इसको काटूं तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बार में। यानी अल्टीमेटली मेरा उत्तर कितना आएगा, 25 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा, 25 आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। ये उत्तर कितना आ जाएगा भाई, 25 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा चीज़ों को समझो। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करना है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 5/6 भागे 6/5, ये 5/6, 5/6 गुने 2/3 भागे मैंने क्या कह दिया भैया, मैंने कह दिया 4/6 को हल करो। इसको आपको हल करना है। आप कैसे इस प्रश्न को लगा सकते हो, कैसे उत्तर दे सकते हो इस प्रश्न का। तो मैंने आपसे क्या बताया, यहाँ पर भाग का चिन्ह है और यहाँ पर भाग का चिन्ह है, बीच में गुना है तो ये तो आएगा ही आएगा। गुना में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, गुना अपने आप में जज है, यही सब सुनाएगा कि किसको फांसी होगी, किसको बचाना है। आपको इन दोनों भागों में देखना है। पहली संख्या ये है ना, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। भाग का चिन्ह था, गुणे का चिन्ह, ये पलट देना 6/5, जो अभी मैंने सिखाया हो गया। ये पहली संख्या है, इसको एज इट इज़ लिखो, इसको गुणे का चिन्ह लगाओ, ये पलट दो। 4/6 था तो 6/4 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 से 5 ख़त्म, 6 से 6 ख़त्म। यहाँ देखो 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, ये 2 से ये 2 ख़त्म। उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ गया, 1 आ गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ कि आप लगा के बताओगे, बोलो। चलो इस पे थोड़ा सा हमें वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ आपका ना बताएगी कि आप बोर्ड माउस कितनी फास्ट तरीके से लगा सकते हो, यही चीज़ आपको सिखाएगी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ज़रा इसको लगाने की कोशिश करो। हमने कहा 169 डिवाइडेड बाई 144 और फिर भाग मैंने कर दिया, और ये मैंने लिख दिया कितना, ये मैंने लिख दिया 13/12 गुणे मैंने कह दिया
4/6 भागे मैंने क्या कह दिया 2/5 गुणे मैंने कह दिया 4/3। इसका मान आपको बताना है। इस क्वेश्चन का मान आपको बताना है। क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, फटाफट तरीके से आपको बताना है। देखिए आज ना ये आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। ये क्या चल रहा था? चैप्टर नंबर 1। और यकीन मानो मेरे दोस्त, ऐसा मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आप कभी सोचे नहीं होंगे कि इतना भी बेसिक से क्या मैथ पढ़ाई जा सकती है। बहुत मतलब ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप ना पूरा एकदम फील लोगे कि 5-6 में हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा पढ़ाऊंगा क्योंकि हमें आपको सिखाना है मैथ, बस मैथ सीखना है आपको। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे? हमने देखा मैथ के कितने ऑपरेशन हैं। मैथ के भाग के 2 ऑपरेशन, एक ये और एक ये। तो बीच में गुना यहाँ है तो ये आएगा, ये गुना यहाँ है तो ये आएगा, ये 4/3 तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये 169/44 पहली संख्या है तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 169/144 गुने ये पलट जाएगा, ये 12/13 हो जाएगा। ये हमारी पहली संख्या हमने लिख लिया, गुणे का चिन्ह ये पलट जाएगा 5/2 हो जाएगा। कट्टम कुटाई करो भैया, कट्टम कुटाई करोगे 13 से कितनी बार जाएगा? 13 एकम 13, 13 तिया 39। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 दूना 24। यहाँ कितना आ गया? 13/12। हमने इधर वाले को लिख लिया 13/12 गुने। अब इसको काटो, इसको काटोगे तो कैसे कट रहा? किससे कट रहा है मेरे दोस्त? हाँ, ये 2 से हमारा ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। ठीक है ना। और इसको हम भी काट सकते हैं। देखो इसको आसानी से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और तो कुछ कट नहीं रहा है। ठीक बात। यहाँ 13/12, फिर क्या बच गया हमारा 1/3, उसके बाद बच गया हमारा 5 और फिर बच गया 4/3। यही बच गया ना। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। नीचे 3 बचा, ऊपर 5 और 13 बचा तो 13 × 5 = 65 एकम 65 हो गया। और फिर क्या हो गया? 3 तिया 9 तिया 27, ये हो गया 27। तो 65/27 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। 65/27 क्या है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने टोटल आपको बेसिक बातें बता दिया है। कल पहले हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कुछ, और उसके बाद मैं आपको वी बोर्ड मॉस की तरफ ले चलूँगा। वी बोर्ड मॉस का मतलब होता है वेनिकुलम बार, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इन चीज़ों को ले चलूँगा और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है जो आपके पेपर में आएगा, उसको रोकने वाले ना हम हैं, ना आप हैं, ना पीएनपी है। वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना है। लाइक आप भले ही मत करो, लेकिन आप अपने मित्रों को ना एक बार शेयर ज़रूर करके बताइए कि क्लास पुनः स्टार्ट हो चुकी है, आप आइए और देखिए। बस मेरे दोस्त 30 मिनट की क्लास में आपको ना बहुत कुछ मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। चलो क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।